हाय व्यूवर्स, इट्स मी नज़ीर अंजुम। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ और ये इस सीरीज़ का लेसन नंबर 1 है और ये उसका पार्ट बी है। ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी लेसन है और ये इंट्रोडक्टरी लेसन जो है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये उसका पार्ट बी है। पार्ट बी जो है वो एक स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है और वो स्टेटमेंट ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ गेम ऑफ ओनली 3 वर्ड्स, कि इंग्लिश ग्रामर सिर्फ 3 अल्फाज का खेल है। वो 3 अल्फाज कौन से हैं? वो 3 वर्ड्स, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 वर्ब। सारी की सारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इन 3 वर्ड्स पे बेस करती है और ये जो तीनों वर्ड्स हैं, जहाँ तक सारी की सारी एक्टिव वॉइस लैंग्वेज का ताल्लुक है, वहाँ पर इनकी जो तीनों वर्ड्स हैं उनका जो सिंटैक्स है, उनकी जो तरतीब है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होती है। और जहाँ तक पैसिव वॉइस का ताल्लुक है, वहाँ पर ये तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाती है और इसका जो पैसिव वॉइस में जो इसका पैटर्न है इन 3 वर्ड्स का, वो कुछ यूँ हो जाता है कि ऑब्जेक्ट प्लस वो प्लस सब्जेक्ट। तीनों ये अल्फाज हैं जो एक्टिव लैंग्वेज को भी बनाते हैं और तीनों के तीनों जो अल्फाज हैं, तीनों ही वर्ड्स पैसिव लैंग्वेज को भी बनाते हैं। और सारी की सारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के गिर्द ही घूमती है। कभी हम सेंटेंस एक्टिव वॉइस बोलते हैं, लिखते हैं, और कभी हम सेंटेंस पैसिव वॉइस बोलते हैं और लिखते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे रखे हैं, जिसमें नंबर 1 सब्जेक्ट है, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 वर्ब। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों की डेफिनेशंस क्या हैं। और सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को लेता हूँ, फिर मैं ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, फिर मैं आपके सामने वर्ब को रखता हूँ और इन तीनों की हम जो हैं वो डेफिनेशंस देखते हैं और तीनों के हम एग्जांपल्स देखते हैं कि इन तीनों की डेफिनेशंस क्या हैं और तीनों की एग्जांपल्स क्या हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने आपके सामने बोर्ड पे रखी है। A subject is that part of the sentence which performs an action on the object। कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है, फिक्रा का वो हिस्सा होता है जो ऑब्जेक्ट पर, जो मफूल पर कोई काम सर अंजाम देता है, कोई एक्शन सर अंजाम देता है। फॉर एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। नंबर 1 अहमद राइट्स अ लेटर, नंबर 2 मैरी प्लक्स अ फ्लावर, अली टेक्स। अब अगर हम इन तीनों सेंटेंसेस की उर्दू करते हैं, इनको हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, तो नंबर 1 सेंटेंस जो है, अहमद राइट्स अ लेटर, अहमद ख़त लिखता है। नंबर 2 मैरी प्लक्स अ फ्लावर, मैरी फूल तोड़ती है। नंबर 3 अली टेक्स टी, अली चाय पीता है। इन तीनों सेंटेंसेस में अहमद, मैरी एंड अली, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं। अहमद यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में अहमद सब्जेक्ट है, अहमद जो है यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे मैरी जो है एक फूल तोड़ने का एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है। अली टेक्स टी, अली चाय पीता है, और यहाँ जो फेल सर अंजाम देता है, जो एक्शन सर अंजाम देता है वो अली है। तो ये तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, इनका ये जो पार्ट है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर अहमद, नंबर 2 में मैरी, नंबर 3 में अली, ये तीनों के तीनों क्या हैं? सब्जेक्ट्स हैं। और ये भी याद रखें कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है हमारा, वो या तो कोई प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है। अब मैं दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ता हूँ और दूसरा वर्ड था कि ऑब्जेक्ट, और हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। An object is that part of the sentence on which the subject performs an action, or an object is that part of the sentence which receives an action performed by the subject। बात ये की है कि एक ऑब्जेक्ट फिक्रा का वो हिस्सा होता है, मफूल जिसे हम उर्दू में कहते हैं,
कि ऑब्जेक्ट मफूल फ़िक्रा का वो हिस्सा होता है जिस पर सब्जेक्ट कोई काम सर अंजाम देता है, जिस पर सब्जेक्ट कोई एक्शन सर अंजाम देता है। या फिर मैंने इसको कुछ अल्फाज के तबादले के साथ मैंने इसको कुछ यूँ लिखा कि आर एन ऑब्जेक्ट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच रिसीव्स एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। बात एक ही है कि बात थोड़ा सा उसको घुमाया गया, लेकिन बात एक ही है कि एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है, फ़िक्रा का वो हिस्सा होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन को वसूल करता है, जो सब्जेक्ट उस पर सर अंजाम देता है। बात एक ही है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इसको सादा अल्फाज में यही हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिस पर सब्जेक्ट जो है कोई काम सर अंजाम देता है, कोई एक्शन सर अंजाम देता है। अब हम इसकी मैं अब एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। ये 3 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं बोर्ड पे। नंबर 1, अरसलान रीड्स अ बुक, जोसेफ पोस्ट अ लेटर। नंबर 3, रेशम ड्रिंक्स वाटर। अगर हम इनकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो अरसलान किताब पढ़ता है, जोसेफ पोस्ट अ लेटर, जोसेफ खत डाक में डालता है, रेशम ड्रिंक्स वाटर, रेशम पानी पीती है। तो इन तीनों जो सेंटेंसेस हैं इनमें देखेंगे अ बुक, लेटर एंड वाटर। बुक, लेटर एंड वाटर, दीज आर ऑब्जेक्ट्स। ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तीनों के तीनों हमारे मफूल हैं इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर। नंबर 1 सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बुक है, नंबर 2 में लेटर है और नंबर 3 में वाटर है। ये तीनों के तीनों एक्शन जो है उसको रिसीव कर रहे हैं और ये इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम तीसरी जो वर्ड है इसका, जो इंग्लिश लैंग्वेज का, उसकी तरफ चलते हैं। और तीसरा वर्ड था वर्ब। अब देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। कि एक वर्ब जो है ये वो एक्शन है। वर्ब से मुराद क्या है कि वो एक्शन है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर सर अंजाम देता है। इस तरह से अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब जो है एक डूइंग वर्ड होता है, एक वो आप कह सकते हैं फेल है, वो एक्शन है, वो काम है जो हमेशा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पर सर अंजाम देता है। इसी को मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल से मजीद इसकी मैं वजाहत करता हूँ। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। ये क्या है? तीनों के तीनों वर्ब्स हैं। सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में विन, यहाँ पे रिसाइट और यहाँ पे रन। ये तीनों के तीनों क्या है? विन, रिसाइट एंड रन। ये तीनों के तीनों क्या है? यहाँ पे वर्ब है। ये वो एक्शन है जो नूर, अली, असलम जो है वो यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं और ये तीनों के तीनों वर्ब है। जहाँ तक वर्ब का ताल्लुक है तो वर्ब याद रखें कि एक सेंटेंस के अंदर बहुत ही अहम रोल इसका होता है और इसके बगैर कोई सेंटेंस नहीं होता है। जो ये वर्ब है इसके लिए हम मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ करते हैं, इसके लिए हम मुख्तलिफ वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं। उन मुख्तलिफ वर्ड्स को मैं अभी बोर्ड पे रखता हूँ। एक वर्ब के लिए हम ये अल्फाज जो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पे रखे हैं ये भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। इसको हम वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, सेंटेंस के अंदर प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल वर्ड भी कहते हैं और इसके लिए हम लफ्ज़ जो वर्ड है बेस का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं, सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने बोर्ड पे रखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये वर्ब के लिए यूज़ होते हैं। जहाँ तक वर्ब का तल्लुक है तो मैं अभी मैंने कहा है कि वर्ब जो है इसकी सेंटेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। यूँ कह लें कि एक वर्ब जो होता है सेंटेंस की बैकबोन होता है, स्पाइन होता है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। इसके बगैर सेंटेंस जो है वो खड़ा नहीं होता और सेंटेंस जो है वो कंपोज नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता अगर आपका वर्ब उसके अंदर नहीं है। हम सिंपली अब यह कह सकते हैं कि एक वर्ब जो है और एक सेंटेंस जो है ये दोनों आपस में कोरिलेटेड होते हैं। दोनों ही जो है एक सेंटेंस के लिए इसका वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखें, इफ़ देयर इज़ नो वर्ब देयर इज़ नो सेंटेंस, कि अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। वर्ब जो है चाहे सेंटेंस कितना ही छोटा क्यों ना हो, मसलन आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं गो,
गो, राइट, रीड, रन। चाहे सेंटेंस कितना ही छोटा हो, वो एक ही वर्ड पर क्यों ना मुश्तमिल हो, वो वर्ब के बगैर नहीं है। ये मैंने आपके सामने चार, मैंने ये एक तरह से हम इनको वर्ब्स भी कह सकते हैं, एक तरह से ये पूरे सेंटेंस भी हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है, ये उसकी सेंस बनाते हैं। गो, राइट, रीड, रन। गो मीन्स जाओ, जाइए, राइट मीन्स लिखो, रीड मीन्स पढ़ो, रन मीन्स दौड़ो। और ये तीनों की तीनों जहाँ पे वर्ब्स हैं वहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। और ये देखेंगे आप देख रहे हैं कि कोई अब चाहे सेंटेंस एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, एक ही वर्ड पर वो हमारा सेंटेंस जो है वो बेस कर रहा है, लेकिन ये वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का मकसद ये था कि कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता है, वर्ब के बगैर नहीं है। फिर से मैं यही बात करता हूँ कि इफ़ देयर इज़ नो वर्ब देयर इज़ नो सेंटेंस, कि अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। ये तीनों वर्ड्स थे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। और भी वर्ब होते हैं जिसमें जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या सिंपली आप ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं, और हम उसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ कि एक ऑक्सिलरी क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। व्हाट इज एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब? ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और ये सेंटेंस के अंदर इसका क्या रोल है, अभी मैं बोर्ड पे भी लिखता हूँ, फिर मैं इसके बोर्ड पे लिखने के बाद मैं इसकी वजाहत करता हूँ। ये मैं आपके सामने एक जो ऑक्सिलरी है, व्हाट इज एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के क्या फंक्शंस होते हैं वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे रखे हैं। नंबर वन, एन ऑक्सिलरी ऑलवेज कम्स टुगेदर विद द मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। इट हेल्प्स द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की मदद करता है। इट इज़ यूज टू फॉर्म द टेंस ऑफ द सेंटेंस, और ये सेंटेंस का जो टेंस है उसको बनाने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी हमारा जो पैसिव है, जो हमारी पैसिव वॉइस लैंग्वेज है, वो बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलती है, उसमें हम ज़रूर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। नंबर फोर, इट इज़ यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका यह है कि सेंटेंसेस को क्वेश्चन बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो या उसको नेगेटिव बनाना हो, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं, वहाँ हेल्पिंग वर्ब की मदद हमें दरकार होती है। नंबर 5, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स एन एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट। और इसका जो अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब लेते हैं कि इसके वर्ड का मतलब क्या होता है, इसके वर्ड का मतलब होता है एन एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट, के एक अजाफी ये हमारी मदद करता है सेंटेंस के अंदर। तो ये इसके हेल्पिंग जो है वर्ब जो है, ये उसके फंक्शंस हैं, कि उसके पर्पसेस हैं कि किन फंक्शंस के लिए, किन पर्पसेस के लिए हम इसको हेल्पिंग को सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। अभी मैं इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो ऑक्सिलरीज हैं, उनकी मैं एग्जांपल्स रखता हूँ आपके सामने। ये मैंने आपके सामने ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स की जो एग्जांपल्स हैं अपने सामने रखी हैं। Is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, and can, could, may, might, will, shall, should, must, ought, dare and need। ये सारे के सारे क्या हैं? ये ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके आगे फिर दो कैटेगरीज बन जाती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज की दो कैटेगरीज मजीद बनती हैं। इनको दोनों को मैंने ये देखेंगे आप, इनकी कैटेगरीज यही बन जाएंगी। ये इसको हम ए कैटेगरी कह लो, इसको बी कैटेगरी कह लेते हैं। ये जो ए कैटेगरी में आती है ये सारे के सारे, इनको हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। ये लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये इस लाइन के नीचे जो लिखा है, ये जो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, डेयर, नीड, ये जो है इनको हम मॉडल्स भी कहते हैं। इनको मॉडल वर्ड्स भी कहा जाता है, ये सिंपली आप मॉडल्स कह लें, इनको हम मॉडल्स कहते हैं। और ये इस तरह से इनको कलेक्टिवली इनको सारे के सारे इनको हम ऑक्सिलरीज की जो है लाइन उसमें भी ले आते हैं, ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स की लाइन में भी सबको ले आते हैं। अगर हम मजीद थोड़ी सी इसकी कैटेगरीज में जाते हैं तो दो कैटेगरीज बन जाते हैं। ये वाली कैटेगरी जो है ये हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज में आ जाती है, और नीचे वाली जो कैटेगरी है ये मॉडल वर्ब्स में आ जाती है। ये ऑक्सिलरीज के जो फंक्शंस हैं वो तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि ऑक्सिलरीज को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं।
मॉडल वर्ब्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके मॉडल्स के फंक्शंस हैं, आप कह सकते हैं इन सेंसेस में हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, परमिशन के लिए यूज़ करते हैं और नेसेसिटी के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने जो लेसन अभी मैंने आपके सामने रखा है, ये 3 इनका थोड़ा सा मैं आपको इसकी समरी देता हूँ इस लेसन की, जो मैंने अभी आपके सामने मैंने रखा है। आपका मैंने इसके बारे में मैंने आपको सामने डिस्कस किया है। तो मैंने ये कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज का ताल्लुक, सिर्फ 3 अल्फाज का खेल है, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का खेल है। ये तीनों की फिर मैंने आपको डेफिनेशंस दी हैं, तीनों को डेफिनेशंस दी हैं और तीनों के जो हैं वो एग्जांपल्स दी हैं। उसके साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। फिर मैंने आपके सामने ये रखा कि ऑक्सिलरी क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फिर मॉडल वर्ब्स क्या हैं और मॉडल वर्ब्स जो हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, ऑक्सिलरीज जो हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। बाय।